नमस्कार। आज की चर्चा का विषय बहुत गंभीर है। पूरे भारत ही और मध्य प्रदेश में जो शासकीय स्कूल बंद हो रहे हैं, शासकीय विभाग लगातार बंद होते चले जा रहे हैं और साथ ही साथ अब तो स्कूल जो चिकित्सा और शिक्षा सबसे ज़्यादा कीमती मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, वो बंद होती चली जा रही है। यूपी में 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 19,000 स्कूल बंद हो रहे हैं राजस्थान में। इसके बाद में कर्नाटक में 3500 स्कूल बंद हो गए, महाराष्ट्र में 15,000 स्कूल बंद हो गए हैं और अन्य अन्य जगहों पे उड़ीसा, असम आदि जगहों पर लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। इन स्कूलों का बंद होना क्या साधारण घटना है? शासकीय स्कूल ही बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल लगातार नए खुले जा रहे हैं और हरियाणा जैसे राज्य में तो एक ऐसी स्कीम निकाली है कि यदि आप शासकीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे तो वहां 500 रुपए आपको फीस देना पड़ेगी और यदि आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे तो सरकार 1100 रुपए आपको देगी। आखिर ऐसी क्या बात है? किसी भी चीज के मूल में जरा विचार तो करना चाहिए। हमारे अंदर एक कमी है, हम सोचते हैं हमारे सर पे कहाँ गुजर रही है, दूसरे पे गुजर रही है, यदि हम पर आएगी तब हम देखेंगे। और यही सबसे बड़ी बुराई है कि दूसरे के हित में अपना हित ना देखना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब अध जगनाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है। और आज हम ये चीज देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, जबकि कहा तो ये जाता है और विश्व के कई देशों में चिकित्सा और शिक्षा ये शासन द्वारा ही किया जाता है, हमारे देश में धीरे धीरे शिक्षा का स्तर ऐसा होता चला जा रहा है कि अब प्राइवेट स्कूल ही बच रहे हैं। शासकीय स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, 2 या 3 गांवों के बीच में एक स्कूल रखा जा रहा है। जबकि आप विचार करें कि इतना ही इन बच्चों को दूसरे स्कूल ले जाने के लिए माता पिता को समय देना पड़ेगा, गाड़ियां उपलब्ध कराना पड़ेगी और छोटे बच्चों के लिए ट्रेवलिंग कितनी खराब होती है ये विज्ञान के लोग जानते हैं, चिकित्सक लोग जानते हैं कि बच्चों को ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में स्थिति ये है कि 1 घंटा सुबह उठ करके बच्चा केवल गाड़ियों में घूमता है स्कूल जाने के लिए, जबकि बच्चे की 5-6 साल के बच्चे को तो भरपूर नींद लेने देना चाहिए, उसको जल्दी उठाना नहीं चाहिए। अगर वो जल्दी उठेगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब हम ये देखें कि अगर समाज चाहे तो किसी भी देश के मूल में समाज होता है और समाज अगर चाह ले तो जो स्कूल बंद हो रहे हैं कहीं भी, तो उन स्कूलों के लिए जगह भी समाज के द्वारा दी गई है। ग्राम पंचायत आदि में जो स्कूल है वो सब समाज के पुराने लोगों ने दिए, उस पर शासन ने भवन बनाए। हाँ, ये और बात है कि उनमें से अधिकतर भवनों की रजिस्ट्री शासन द्वारा अपने नाम कर ली गई है। ये जानकारी है नहीं है, लेकिन इस चीज के बारे में शोध किया जाना चाहिए। लेकिन अगर समाज चाह ले तो उन स्कूलों को स्वयं चला सकता है। सामाजिक संगठन कार्य करते हैं ना, वैसा कोई भी गांव के लोग, अगर 4 लोग भी मिलकर के सोच ले कि ये स्कूल हम चलाएंगे, शासन से स्कूल हम ले लेते हैं और समाज ही हर चीज का, जब तक ये देश का समाज शासन के नाम से रोता रहेगा तब तक यही परेशानियां और यही तकलीफ उसके जीवन में आती रहेगी। अगर समाज इन सब विषयों के बारे में विचार करना शुरू कर दे, समाज के पास में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है क्या? हैं, युवक युवतियां हैं पढ़े लिखे जिनको और गांव के गांव में है, वे चाहे तो पढ़ा सकते हैं। 8वीं 10वीं तक का कोर्स तो बच्चे पढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर के लिए फिर बच्चों की योग्यता के हिसाब से आगे जाया जा सकता है। लेकिन अगर समाज सोच ले तो इतने स्कूल जो बंद हो रहे हैं, बिना ही पैसे के समाज अपने सहयोग से इसको चला सकता है। केवल उनको शिक्षक और थोड़ा बहुत जो खर्च है वो वहन करना पड़ेगा। लेकिन हम ये विचार करते हैं कि दूसरों के लिए। आप जरा विचार करें कि आपके एक गांव का अगर आप योग करेंगे कि कितने बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, किस मीडियम में पढ़ते हैं और उनके ऊपर क्या खर्चा होता है, तो एक बच्चे का लगभग 30,000 रुपए साल का खर्चा हो जाता है। अगर आपके गांव से 20 बच्चे भी अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो इतना पैसा हो जाता है कि आप साल भर तक शिक्षकों को सैलरी दे सके।
तो ये विचार करना पड़ेगा, हमारे को समाज को आगे आना पड़ेगा। अगर शासन द्वारा इस प्रकार की योजनाएं, शासन द्वारा सरकार के उपक्रम बंद किए जाते हैं तो समाज को आगे आना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे कि अगर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे या हम किसी प्रकार से दबाव डालेंगे तो हो सकता है कुछ रोज के लिए ये पुनः चालू कर दिए जाए, कुछ रोज के लिए बंद ना किए जाए। लेकिन यदि आप इस बारे में नहीं जानते हैं कि ये बंद क्यों किए जा रहे हैं, तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि एक बार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन पे जो समझौता हुआ था 2005, 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ और ये समझौते पे साइन किए गए थे 15 दिसंबर 1994 में। और इसके ऊपर सबसे अच्छा व्याख्यान और सबसे सटीक जानकारी राजीव भाई दीक्षित के द्वारा दी गई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत राजीव भाई दीक्षित, उन्होंने उस समय बतला दिया गया था कि इसमें 28 अध्याय हैं, जिसमें कृषि, छोटे व्यापारी, शासकीय सेवाएं और अन्य अन्य जितने भी लोग आज किसी भी प्रकार से अपने रोजी रोजगार को लेकर के अनिश्चित हो रहे हैं, उनके जीवन में कठिनाई आ रही है, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से MSP वगैरह नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है, तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको राजीव भाई का वो व्याख्यान सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। 2005 में उस व्यक्ति के द्वारा हमारे ही देश के लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके कहा गया था कि इस समझौते को समझो, नहीं तो आने वाले सालों में हमारी और हमारे देश की स्थिति क्या होगी। और उस समय 2010 में भाई राजीव दीक्षित शरीर त्याग कर चले गए या उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी उनकी बातें प्रासंगिक हैं, हमें विचार करना चाहिए। अभी भी उनके व्याख्यान हमारे बीच में हैं और किस प्रकार से हम अपने आप को बचाएं, कृषि को बचाएं, शिक्षा को बचाएं, नीति को बचाएं, ये सारी बातों के लिए उनके व्याख्यान सुनना अति आवश्यक है। और इसी में उन्होंने किसानों के लिए जो व्याख्यान दिया हुआ, उसमें उन्होंने बतलाया कि यदि देश का किसान देश में प्राकृतिक खेती करेगा, जो पारंपरिक खेती बुजुर्ग करते थे, और अपने बीजों को बचाएगा, तो कृषि को बचाया जा सकता है। हम बिल्कुल किनारे पे आकर बैठ गए हैं, जहां से अगला कदम उस स्थान पर पहुंचेगा कि हमारे पास कुछ नहीं होगा और खुश होने का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम वहां पर हैं जहां से हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपनी पीढ़ी को संभाल सकते हैं, अपने भारत की रक्षा कर सकते हैं। तो आपको जागना पड़ेगा और इस बात को सोचना पड़ेगा कि क्या करें, क्योंकि स्कूलें, अस्पताल और शासकीय उपक्रम ऐसे ही नहीं खत्म हो रहे हैं, इसके पीछे WTO का करार है। आपको इस बात को जानना पड़ेगा। जागो भारत, जागो, वंदे मातरम।